नमस्ते बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी विज्ञान की कक्षा में। अभी हमने पार्ट 2 से जो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह हैं उसमें पिछली कक्षा में हमने ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में जाना कि कौन से पदार्थ ठोस होते हैं, कौन से द्रव्य होते हैं, कौन से गैस होते हैं, उनको उनके लक्षणों के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछली कक्षा में सीखी थी। अब आइए अब आगे की कक्षा में हम इनके बारे में और जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उनके और क्या लक्षण हैं, उनके आधार पर उनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आपको जो कुछ चित्र दिख रहे होंगे हमारे इस बोर्ड पर, आपने बाल्टी है, मटका है, शीशा, कुल्हाड़ी, कप, क्या आप ये वस्तु दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं ना? हाँ, हम इन वस्तुओं को दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। और सोच के बताइए, क्या ये सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हुई हैं? बताइए, क्या ये वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हुई हैं? बताइए। जी हाँ, ये सभी भी वस्तु एक पदार्थ की बनी हुई है। अगर हम मटके को देखें तो मटका किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। बाल्टी हमारी प्लास्टिक में है। शीशा, कुल्हाड़ी भी हमारी लोहे की बनी हुई है। कप कांच का बना हुआ है। तो ये सभी पदार्थ जो है सब जो ये सारी वस्तुएं हैं वो किसकी बनी हुई हैं? सभी एक ही पदार्थ की बनी हुई वस्तुएं हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि कोई भी वस्तु एक ही पदार्थ से भी बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से भी बनती है ना। जैसे आपके घर में बाल्टी होगी, प्लास्टिक की भी होगी, लोहे की भी होगी और एल्युमिनियम की भी होगी। कई तरह की जो ये वस्तुएं हैं विभिन्न पदार्थों की बनी हुई होंगी। मटका होता है, आपने देखा ये धातु का भी बना हुआ होता है और मिट्टी का भी होता है। धातु में आप घर में आपकी माँ सामान रखने के लिए उपयोग में लाती हैं। जो मिट्टी का मटका है उसमें आप जल भर के उसे ठंडा करते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप अपने आसपास कप को देखें तो कप भी कई तरीके का होता है। चीनी मिट्टी का भी होता है, कांच का भी होता है और प्योर मिट्टी का भी बना हुआ कप मिलता ही है। मतलब कई पदार्थों का बना हुआ हो गया। तो कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है वो एक पदार्थ की भी बनी होती है और कई पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। उसमें दूसरा भी पदार्थ उपयोग में उसको ला सकते हैं बनाने के लिए। सोचिए, अगर कि जो हमारी कुल्हाड़ी, अगर हम कुल्हाड़ी को कांच का बनाए तो कैसा होगा? कैसी होगी हमारी कुल्हाड़ी? हम उसे उपयोग में ला पाएंगे? क्योंकि कुल्हाड़ी का अपना एक कार्य के लिए हम उसे उपयोग में लाते हैं। तो जब लोहे की बनाएंगे तभी हम उसको उसके निश्चित कार्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, कुल्हाड़ी कांच की हम बना सकते हैं, फिर उसे अपने घर में सजा के रख सकते हैं या किसी और कार्य के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो हथौड़ी का निश्चित कार्य है कि वो जैसे पेड़ की टहनियों को काटना या और कोई जो कार्य होते हैं वो करता है, तो क्या कांच की कुल्हाड़ी बनाएंगे तो क्या वो काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को हम कई पदार्थों से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि जो कुछ जो पदार्थ हमारे आसपास में है तो हम वो पदार्थ जो वस्तुएं हैं वो उस पदार्थ से कैसे बनी हुई। जैसे लोहे के बारे में देखें तो लोहे की क्या चीज़ें वस्तु हमारे आसपास में है? लोहे की कील हैं, लोहे के ब्रिज आप देखते हैं और फिर लोहे के औजार आप देखते हैं, अपने घर में उपयोग में भी लाते हैं। लोहे का और क्या क्या चीज़ें आप अपने उपयोग में लाते हैं? आपने देखा है घरों में जब आप घर बनाते हैं तो सीमेंट, सरिया, जो लिंटर आप डालते हैं उसमें आप सरिया का उपयोग करते हैं, वो भी लोहे का होता है। देखिए घर बनाने के काम में कितना उपयोग में आता है। उसके साथ लोहे की बाल्टियाँ, बर्तन भी बनाते हैं, आप उपयोग में लाते हैं। तो ये हो गई लोहे की वस्तुओं के बारे में। अब कांच के बारे में, अब आप देखिए आपके चारों ओर क्या क्या कांच है, इसकी गणना करिए कि क्या क्या कांच है। उन वस्तुओं के नाम बताइए। कांच के ग्लास, लेबोरेटरी के उपकरण भी कांच के होते हैं और जो शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल बनाते हैं, अपने जो है मेकअप वगैरह करते हैं आपकी माँ, तो वो दर्पण में ही देख के करती हैं। वो किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इसके अलावा आप सोचिए कि और क्या कांच की वस्तुएं होती हैं। आपके घरों में शीशे, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, कांच की लगी हुई है। और भी कई चीज़ों में हम उपयोग में लाते हैं। आजकल तो कांच की केतली भी आती है जिसे गैस पर रख करके हम चाय बना लेते हैं। तो कांच का भी अब उपयोग बहुत आयत में होने लगा है। कटोरी, ग्लास, थाली, प्लेट, बर्तन बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी कांच की उपयोग में लाई जाती है। सजावटी सामान भी कांच का बनता है। अब अगर लकड़ी के बारे में देखें तो लकड़ी की भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे वातावरण में मिलती हैं। वो लकड़ी की वस्तुएं क्या क्या हैं? मेज़, लकड़ी की मेज़ आपने देखी होगी। लकड़ी की बैलगाड़ी गांव में उपयोग में आती है ना, और लकड़ी का दरवाज़ा।
तो लकड़ी की बहुतायत चीज़ें आपने देखी है बनती हुई, लकड़ी के बर्तन भी बनते हैं आजकल, जो है नॉन स्टिक के साथ में कलछल आती है लकड़ी की चलती हुई, तो ये भी लकड़ी की ही बनी हुई है। उसके अलावा लकड़ी के मेज़, दरवाजे, अब और बहुत सारे जगह में जहाँ पर घर भी कुछ लकड़ियों के ही बनाए जाते हैं, पूरे घर का ही रूप लकड़ी के रूप में ही दिया जाता है। और हमारे घरों में क्या क्या है लकड़ियों का, अलमारी बनाते हैं, मेज़ है, कुर्सी है, बेड में भी लकड़ी का उपयोग हुआ है, और जहाँ किताबें रखते हैं उस अलमारी में भी हमने लकड़ी का उपयोग किया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए कि ये सारी वस्तु हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोग में आ रही हैं, और सभी जो है किसी न किसी वस्तु से बनी हुई है। अब मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मिट्टी का क्या क्या उपयोग में लाते हैं, मिट्टी का घड़ा उपयोग में लाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ, जैसे अभी गणेश जी की मूर्ति, कई सारी मूर्तियाँ जो घर में पूजा करी जाती हैं वो हम मिट्टी के रूप में लाते हैं, और मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत ही स्वच्छता से पकता है, बहुत अच्छा पकता है, तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आजकल बहुतायत में होने लगा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वस्तुएं हैं उनमें एक विशेष गुण और उपयोग आदि के आधार पर हम इनको एक निश्चित समूह में रखते हैं, और निश्चित समूह में रख करके हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, और उनमें जो लक्षण हैं और उसी के आधार पर उनको रखते हैं और उन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये जो व्यवस्थित करने की क्रिया है वो क्या है, वर्गीकरण कहलाती है। तो हम किन किन लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि इसी तरीके से कि कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं विभिन्न पदार्थ से भी बनी हुई होती है। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में लोहे का भी उपयोग होता है और उसका हत्था कैसा होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। अब प्लास्टिक की बाल्टी में आपने देखा होगा कुछ बाल्टियां तो ऐसी हैं कि जिसमें जो उसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन कुछ बाल्टियाँ ऐसी भी हैं जिसमें लोहे का हैंडल लगा हुआ होता है। तो आपने देखा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसमें, जैसे अब चम्मच देखिए, मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ, तो ये स्टील की चम्मच है और ये देखिए ये प्लास्टिक की चम्मच है। तो विभिन्न तरह की वस्तुएं हो गई। एक वस्तु विभिन्न धातुओं से भी बनाई जा सकती हैं, और एक चम्मच, जैसे ये स्टील की चम्मच है, देखिए एक ही वस्तु में कई धातुएं भी इस्तेमाल हो सकती हैं। स्टील है और ये पीछे इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो या तो एक पदार्थ की बनी होती है, या तो एक से अधिक पदार्थों की से भी मिला करके बनाई जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है, तो वो हम पदार्थों के किस गुण से उनका वर्गीकरण करते हैं। जो पदार्थों में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके आधार पर हम पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो पदार्थों में कुछ उनकी चमक होगी, कुछ पदार्थों में कठोरता होगी। जैसे कि आपने ऊन देखी है, ऊन कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट, देखिए ना पदार्थों का गुण। अब ये ले लीजिए, देखिए कितना कठोर है। तो कुछ चीज़ें सॉलिड हैं, कुछ चीज़ें सॉफ्ट हैं वातावरण में। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती, जैसे भी हमने अवस्थाओं के आधार पे वर्गीकरण पढ़ा था। एक वर्गीकरण तो हमारा ठोस, द्रव्य, गैस, वो अवस्था के आधार पर था। इसी तरीके से इनके गुणों के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे वस्तुओं के डूबने के भी आधार पर, अगर हम किसी वस्तु को जल में डालेंगे तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं। इनके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और पारदर्शिता के आधार पर, देखिए ये ग्लास है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पदार्थों का ये जो गुण है, एक गुण और आता है विलय और अविलय। विलय मीन्स कोई भी चीज़ें किसी भी जल में डाली जाएं, अगर जल में डाल करके कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो तो घुल जाएंगी, जैसे अगर आप चीनी या नमक मिलाते हैं तो घुल जाती है। और कुछ और बहुत सारे पदार्थ, चीनी नमक नहीं, उसके साथ बहुत सारे पदार्थ हैं, अगर उन्हें हम जल में घोल के देखेंगे कौन से पदार्थ मिलते हैं, घुलते हैं जल में, और कौन से पदार्थ नहीं घुलते हैं। तो पदार्थ के इन्हीं गुण के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए आइए इन्हीं के बारे में ही हम जानते हैं कि ये जो गुण हैं उनके आधार पर जो है हमने वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। 5 प्रकार से वर्गीकरण इनका किया है। जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, कठोरता के आधार पर वर्गीकरण, पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, जल के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। तो इन 5 आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब धीरे आइए एक एक के बारे में हम जानेंगे कि इनका वर्गीकरण करके, और इनके उदाहरणों के रूप में भी हम जानेंगे। कठोरता के आधार पर कैसे कर सकते हैं, जो पदार्थ दबाने पर मुलायम हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं, मुलायम पदार्थ करते हैं। जो आसानी से दब जाएं, जैसे ये गेंद, और जो पदार्थ आसानी से नहीं दबते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
ठोस पदार्थ कहते हैं। तो हम पदार्थों की कठोरता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? रुई, रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन के बॉल। कठोर पदार्थों में लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े। अब ये देखिए मेरे पास कुछ कंचे हैं ना, देखिए ये भी बिल्कुल ठोस हैं, ये देखिए एकदम ठोस। तो इस कह सकते हैं कि ये कठोर पदार्थ हैं जो दबते नहीं हैं। अब आते हैं पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। पारदर्शिता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में उन्हें बांटते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरे अपारदर्शी पदार्थ, तीसरे पारभासी पदार्थ। एक एक के बारे में जान लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके। जैसे कि इस गिलास के आर पार आप मुझे देख सकते हैं ना, तो वे चीज़ें जिनके आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिनके आर पार नहीं देखा जा सके, जैसे कि ये पूरा प्योर कागज़, क्या इसके आर पार आप मुझे देख सकते हैं? नहीं। तो जिसके आर पार देखा ना जा सके वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और पारभासी वे जिनमें हम पूरी तरीके से आर पार नहीं देख सकते हैं, कुछ मात्रा में देख सकते हैं, वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तो हम तीनों के उदाहरण जान लेते हैं। जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं, जो कांच के बने हुए उपकरण होते हैं, जैसे कांच के ग्लास, कटोरी, लेबोरेटरी के उपकरण भी होते हैं जिसमें हम जिसमें आर पार देखा जा सकता है, वो भी कांच कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। और अपारदर्शी कौन से होते हैं? जिनके चारों आर पार नहीं देखा जा सकता है। क्या जो लकड़ी की, जैसे कांच की मेज़ है उसमें तो आप आर पार देख सकते हैं। जो लकड़ी की मेज़ है उसमें क्या आप देख सकते हैं कि नीचे कोई वस्तु रखी हुई है? या जैसे बेड आपका लकड़ी का बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उसमें नीचे कुछ रखा हुआ है? नहीं, क्योंकि वो अपारदर्शी है। तो लकड़ी की मेज़ जिसके आर पार देखा जा ना सके वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और पारभासी पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, जैसे कि जो बटर पेपर होता है, आपने देखा है ना, उसमें हल्का हल्का आगे आर पार दिखता है, तो वो बटर पेपर क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। या जैसे जो कांच लगा, पीछे कांच होता है, कांच के पीछे एक लेयरिंग कर दी जाती है, वो भी पारभासी पदार्थों में आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पारभासी के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर, किसी जल में घुलनशीलता के आधार पर कैसे देखेंगे आप? आपने घर में शरबत पीते हैं, चीनी घोल के मिला करके पीते हैं, चीनी घुल जाती है। तो चीनी जो है क्या है? जल में घुलनशील है। तो जिसमें घुलनशील है तो ये क्या कहलाते हैं? विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जो चीज़ें चीनी में या पानी में घुल जाएं वो क्या कहलाते हैं? विलेय पदार्थ कहलाते हैं। और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती उन्हें क्या बोलते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो एक विलयन बन जाता है। अगर जो चीज़ें घुल जाती हैं तो एक विलयन बन जाता है जिसमें दूसरे कण दिखाई नहीं पड़े, तो वे घुलनशील पदार्थ होते हैं। जैसे नमक घोलिए आप पानी में तो वो नमक भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने जो मछलियाँ पानी में रहती हैं वो कैसे जीवित रह लेती हैं? क्योंकि वो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को गैस के रूप में लेती हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? जल में मिल गया ना, ऑक्सीजन एक गैस है और वो जल में मिल जाती हैं, तो ये भी विलेय पदार्थ कहलाया। तो इस कह सकते हैं कि जल की घुलनशीलता के आधार पर जो पदार्थ हैं वो घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में बटे हुए होते हैं। तो अब उनके उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या जल में घुल जाता है? चीनी, नमक, नींबू का रस, सिरका, ऑक्सीजन, सभी क्या है? घुलनशील पदार्थ होते हैं। अघुलनशील पदार्थ, बालू, मिट्टी को आप अगर पानी में घोलें क्या ये घुल जाते हैं? नहीं। चाक पाउडर, अगर आप उसको इसमें डालें, चाक पाउडर को पानी में डालें तो क्या चाक पाउडर घुलता है? नहीं घुलता। तो ये अविलेय पदार्थों में आते हैं। लकड़ी का बुरादा भी अगर आप जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। क्या तेल जल में मिल जाता है? आप उसको घोल के देखिए, घर में तेल तो सबके होगा, पानी में मिक्स करके देखिए क्या वो मिल जाता है? नहीं मिलता है। इस तरीके से आप घर में और बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ें विलेय हैं और क्या नहीं घुलती हैं, तो क्या अविलेय हैं, ये देख सकते हैं आप। अब जल के सापेक्ष भार के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, पानी में अगर हम डालते हैं तो क्या होता है? वो डूब जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। तो जो जल में डूब जाती वस्तुएं वो क्या कहते हैं? डूब जाने वाली वस्तुएं कहलाती हैं। और जो वस्तुएं जल पर रहती हैं, नीचे नहीं आती हैं पानी में, वे उत्प्लावी वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप पत्थर डालिए पानी में, क्या होगा? और एक कागज़ का टुकड़ा पानी में डालिए, क्या होगा? सोचिए और बताइए। पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। तो जो पत्थर है वो क्या है? जल में डूबने वाली वस्तुएं हैं। और जो कागज़ है वो ऊपर ही तैरता है पानी पर, तो वो क्या होंगी? उत्प्लावी वस्तुएं आ गई। तो इसी तरीके से हम उदाहरण देख लेते हैं कि कौन क्या है। जल में डूबने वाली वस्तुओं के क्या उदाहरण हैं? पत्थर, लोहा, चांदी, तांबा, जो भी हैं ये जल में सारी डूबने वाली वस्तुएं हैं। और जो जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं? लकड़ी का टुकड़ा, कागज़, प्लास्टिक के बॉल, थर्माकोल। अगर आप इन्हें सब पानी में डालेंगे
तो क्या होती हैं, ये पानी पर तैरती रहती हैं। अब एक और प्रयोग करते हैं चुंबक के आधार पर। कुछ चीज़ें आपने देखी है ना कि चुंबक से चिपक जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चुंबक को आकर्षित नहीं करती हैं। तो जो चुंबक को आकर्षित करती हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं चुंबक, निकेल, कोबाल्ट, लोहे की कील। अचुंबकीय पदार्थ में लकड़ी का बुरादा, चाक, पाउडर, प्लास्टिक के बटन, जो कि अगर उनको चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए तो वो उसमें नहीं चिपकते हैं। बच्चों, अभी आपने भौतिक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया, अब उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि पदार्थों की एक निर्माण की इकाई है जिसके आधार पर परमाणु का निर्माण हुआ है। यदि आप एक उदाहरण लें, कोयले के टुकड़े को अगर आप उसे कूटते जाएं, तो छोटे छोटे भागों में बांटते जाएं, तो क्या वो कोयले का टुकड़ा जब छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित होता है तो क्या वो अपने कोयले के तत्वों के जो गुण होते हैं उनको बदल देता है? नहीं। या कभी लोहे के टुकड़ों को पीटा जाता है तो क्या होता है, लोहे का जो गुण होता है वो उससे निकल जाता है? नहीं, लोहे का गुण उसमें रह जाता है। हाँ, ये निश्चित है कि वो अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक चौक का उदाहरण लेते हैं, जैसे हम चौक के छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, चौक भी हमारा एक पदार्थ है, तो अगर हम इसके निर्माण की इकाई देखें तो इसको छोटे छोटे तोड़ते जाएं तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जितना अगर हम इसको छन्नी से छान लें या कुछ भी कर लें, इसका सबसे छोटा कण ले लें और उसका आकार देखें, तो कह सकते हैं कि ये इतने छोटे छोटे कणों के आकार से बना हुआ है, और इनको छानने पर भी इनके छोटे कण हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कहते हैं कि इनको नग्न आँखों से भी हम नहीं देख सकते। तो कह सकते पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? परमाणु और अणु हैं। परमाणु और अणु द्वारा ही पदार्थों का निर्माण हुआ है। अब परमाणु के बारे में जान लेते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु किसी पदार्थ का बहुत सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले सकते हैं। ये परमाणु कहलाते हैं। अब देखते हैं कि परमाणु किनसे मिलकर के बने हैं या उनके अवयविक गुण कौन कौन से हैं। तो कह सकते हैं कि परमाणु 3 अवयविक कणों से मिलकर के बने, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सभी का अपना एक आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब इनको एक संकेत द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को P के संकेत द्वारा, इलेक्ट्रॉन E के और न्यूट्रॉन को N के संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम परमाणु की संरचना देखें तो परमाणु के अंदर एक कण होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर कैसे लगाते हैं? इन सभी पदार्थों की अपनी एक ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा के आधार पर ये चक्कर लगाते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं, वही आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, पदार्थ में के परमाणु पाए जाते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानते हैं? उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के आधार पर। तो इनका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है परमाणु का, वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसी भी उसे उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है किसी भी तत्व का? तो परमाणु भार नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए तो वो उसका परमाणु भार कहलाता है। इस तरीके से हम परमाणु के बारे में जान सकते हैं कि कैसा परमाणु है वो, उसका अगर हम परमाणु क्रमांक देखेंगे और परमाणु भार देखेंगे तो हम वो जान जाएंगे। अब आते हैं अणु पर। परमाणु के बारे में हमने जान लिया कि सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन अणु क्या है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो अब जैसे H2O हमने देखा, H2O है, जल है। H2O क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या जल में अगर हम कोई भी बाल्टी से जल निकालेंगे तो क्या H2O के कण चेंज हो जाएंगे? उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होंगे, क्योंकि अणुओं का तो रचना समान ही होगी। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन में ले लें। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अणु हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं।
तो अब आपने देख लिया कि रसायन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर हम परमाणुओं को अणु मतलब पदार्थों को परमाणु और अणु में विभाजित करते हैं। तो अभी तक आपने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। आइए इस पर कुछ प्रश्न हल करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं, सही विकल्प खोजिए। पहला प्रश्न, इसमें एक एक प्रश्न मैं आपसे पूछती जाऊंगी और आप अपने अपने मन में जवाब दीजिएगा कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसी में ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निहित होते हैं। यही परमाणु के अवयवी क्या कहेंगे? कण हैं। इसलिए जो पदार्थ के निर्माण की कौन सी इकाई कहलाएगी? परमाणु कहलाएगी। ये तो इसके सारे अवयवी कण हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है? हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था ना, ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। ठोस और द्रव्य गैस में क्या होता है कि विसरण को गुण पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? जो ठोस होते हैं, क्या उनके कणों को दबाने पर वो विसरित होते हैं? नहीं। द्रव्य भी नहीं होते। गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि कमरे में सुगंध एक कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में कैसे बहुत तेज़ी से फैल जाती है? वो किस कारण होता है? विसरण के कारण। और ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती की सुगंध है किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है? क्योंकि उसमें गैस का गुण, और कौन सा गुण होता है? वो विसरण का गुण पाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, पत्थर किस प्रकार की पारदर्शिता प्रदर्शित करता है? अब पारदर्शिता पदार्थ का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पारदर्शी पदार्थ कितने प्रकार, मतलब पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिससे थोड़ा सा कम से धुंधलाहट से दिखाई पड़े एक पदार्थ में, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब बताइए, क्या पत्थर के आर पार आप देख सकते हैं? नहीं दिखता है ना, तो पत्थर क्या होगा? अपारदर्शी पदार्थ में आएगा। तो अब आपने देखा कि कैसे समझ में आ गया, सही हल कर लिया ना आपने। आगे आते हैं और एक्सरसाइज हल करते हैं अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए। सही उत्तर चुनिए। अब इसमें हमें सही उत्तर चुनना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न है, ठोस का आकार कैसा होता है? अब मैंने आपको बताया था कि ठोस का आकार कैसा होता है। क्या ठोस अपना आकार बदलता है? ये देखिए, क्या ये ठोस है, क्या इसने अपना आकार बदला? नहीं बदला ना। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। किसका आकार? ठोस का आकार निश्चित होता है। और किसका आकार अनिश्चित होता है? गैसों का आकार अनिश्चित होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रोटॉन पर किस तरीके का आवेश होता है? मैंने आपको बताया था कि परमाणु 3 अवयवी कणों से मिलकर के बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे किस तरीके का आवेश होता है? धन आवेश होता है। सही पहचाना आपने। अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर लकड़ी का बुरादा किस प्रकार का पदार्थ है? अब इसमें विकल्प में दिया गया है चुंबकीय और अचुंबकीय। तो चुंबकीय और अचुंबकीय में क्या गुण पाए जाते हैं? चुंबक की तरफ जो पदार्थ आकर्षित हो जाए उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें हमने उदाहरण भी देखे थे कि लोहा, कोबाल्ट, निकिल क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी का बुरादा, रबड़, ये सब चीज़ें जो है चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है? लकड़ी का बुरादा। तो ये लकड़ी का बुरादा कि चुंबक के सापेक्ष कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? अचुंबकीय। कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? अचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए अब तीसरी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हम पूरे पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को हल करते जाते हैं। ये हमारी कैसी एक्सरसाइज है? रिक्त स्थान की पूर्ति। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं और आप सही ऑप्शन दे करके मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला है, लकड़ी डैश वस्तु है। ऑप्शन में दिया गया है पारदर्शी और अपारदर्शी। मैंने आपको बताया था कि पारदर्शी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं पारदर्शी में।
तो अब क्या लकड़ी की दूसरी तरफ हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो लकड़ी किस तरीके का पदार्थ है? अपारदर्शी है। अब दूसरा आते हैं रबड़। रबड़ किस तरीके का पदार्थ है? चुंबकीय या अचुंबकीय देखना है। तो चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं? जो चुंबक की तरफ आकर्षित हों, और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो क्या रबड़ चुंबक की तरफ आकर्षित होता है? नहीं, रबड़ कैसा है? अचुंबकीय है। अब तीसरे में आते हैं रुई। रुई किस प्रकार का पदार्थ है? मुलायम या कठोर? रुई को छूने पर कैसा महसूस होता है? बहुत सॉफ्ट सी। तो रुई कैसी है? मुलायम पदार्थों में आती है। फोर्थ है मिट्टी का तेल। पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है? घुलनशील या अघुलनशील। मिट्टी के तेल को अगर जल में घोलते हैं तो क्या होता है? वो घुलता है? नहीं घुलता है। मिट्टी का तेल अघुलनशील पदार्थ है। अब हमने पूरे पाठ को, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह को 2 भागों में पढ़ा है। अब इसको हम एक बार इसका सम्मिश्रित करके जान लेते हैं तो हमें पूरी तरीके से इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो पदार्थ को हमने भौतिक के आधार पर, उसकी अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर उसे हमने पहले पदार्थ की अवस्था में भाग किया था, ठोस, द्रव्य और गैस में, जिसमें हमने उसके गुणों के बारे में पढ़ा। तो हम ठोस, द्रव्य और गैस में पदार्थों को अलग कर सकते हैं। उसके अलावा भौतिक संरचना पर हमने उनके गुणों के आधार पर उसको कई भागों में बांटा। कठोरता के आधार पर, उनकी पारदर्शिता के आधार पर, चुंबकीय और अचुंबकीय के आधार पर, और पदार्थ में विलेयता के आधार पर कि पदार्थ में विलेय है या नहीं है विलेय पदार्थ। तो हमने इस प्रकार उनका वर्गीकरण किया था। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हम बाहर से देख करके कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो अब आप उसे आसानी से कर लेंगे। और रासायनिक संरचना के आधार पर हमने पढ़ा कि जो पदार्थ होते हैं उनकी संरचना किससे मिल करके हुई है? परमाणु और अणुओं के द्वारा उनकी रचना हुई है। तो परमाणु में कौन कौन से अवयवी कण पाए जाते हैं? किससे मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो प्रोटॉन में एक बीच में केंद्र होता है। उस केंद्र में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो हम कह सकते हैं अब हम पूरे पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और हम पदार्थों का वर्गीकरण अब कर लेंगे। अब अगर एक और आता है कि अगर आप परमाणु और अणु में अंतर लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या उसका अंतर लिख लेंगे? तो हम कैसे लिखेंगे कि जो परमाणु है वो क्या होता है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, अणु भी छोटे कण ही के रूप में हम नगण्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो अणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका अंतर जान गए हैं और अब हम इनके अंतरों को भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप अब और उनके गुण और आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण अब आप कर सकते हैं। तो ये पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। पाठ के अंत में अभ्यास एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन्हें आप करिएगा और अपने परिवार में जो आपके साथ में आपके बड़े भाई बहन हो, आपकी मम्मी हो, उनसे मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, अब जाने से पहले आपको गृह कार्य दूंगी। आपको क्या करना है कि अपने परिवेश के कुछ पदार्थों को एकत्रित करिए और उन्हें जल में घोल करके देखिए कौन से पदार्थ जल में घुलते हैं, कौन से नहीं घुलते हैं। उनके आधार पर आप एक सूची बनाइएगा। ये आपका गृह कार्य है। तो बच्चों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी? आप सभी बातों को समझ गए होंगे। तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।